Hello everyone, my name is Shitish Sharma and you are watching Lawput YouTube channel. So today we are going to discuss on the topic Contract of Indemnity. Contract of Indemnity बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं किया गया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में. ये सिर्फ सेक्शन 124 और सेक्शन 125 में डिस्कस किया गया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में. सो इस टॉपिक को हम 4 पॉइंट्स के थ्रू समझेंगे. पहला पॉइंट है डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी. दूसरा पॉइंट है पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी. तीसरा पॉइंट है एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी. चौथा पॉइंट है राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर. सो हम पहले पॉइंट से चालू करते हैं. मीनिंग इन सिंपल वर्ड्स व्हाट डू यू मीन बाय इंडेमनिटी. इंडेमनिटी मीन्स टू कंपनसेट फॉर द लॉस. पर अगर हम लॉ की बात करें तो सेक्शन 124 में इंडेमनिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिफाइंड है. उसके अकॉर्डिंग indemnity of contract are those contract in which one person promise another person to compensate for the loss suffered by him due to the conduct of promiser himself or by the conduct of any other person. इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हैं. जैसे ए ने बी को प्रॉमिस किया कि अगर बी को कुछ भी लॉस होता है तो ए उसको कंपनसेट करेगा. हमारा दूसरा पॉइंट है पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में दो पार्टीज होती हैं. पहली इंडेमनिफायर, दूसरा होता है इंडेमनिटी होल्डर या हम उसको बोल सकते हैं इंडेमनिफाइड. तो हम बात करते हैं इंडेमनिफायर की. अब इंडेमनिफायर कौन होता है? इंडेमनिफायर इज अ पर्सन हु प्रॉमिस अनदर पर्सन टू कंपनसेट फॉर द लॉस. सिंपल सा मतलब है इसका कि कोई भी पर्सन अगर प्रॉमिस कर रहा है किसी दूसरे पर्सन को कि वो उसके लॉस की भरपाई करेगा तो उसको हम इंडेमनिफायर बोलेंगे. वहीं जिस पर्सन को वो प्रॉमिस कर रहा है वो उसको हम बोलेंगे इंडेमनिटी होल्डर. इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं. इसका बेस्ट एग्जांपल है इंश्योरेंस. हम इंश्योरेंस जब करवाते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी हमें ये प्रॉमिस करती है कि अगर हमें कुछ लॉस होता है तो वो हमें कंपनसेट करेगी. तो इस केस में इंश्योरेंस कंपनी इंडेमनिफायर हो गई और हम हो गए इंडेमनिटी होल्डर या इंडेमनिफाइड. अब हम आते हैं अपने तीसरे पॉइंट यानी कि एसेंशियल्स ऑफ इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी. तो एसेंशियल्स कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के 3 है. पहला है एग्जिस्टेंस ऑफ लॉस यानी कि जो प्रॉमिसी है जो इंडेमनिटी होल्डर है वो उसको कोई लॉस होना चाहिए या तो प्रॉमिसर के कंडक्ट की वजह से या किसी और के कंडक्ट की वजह से, तभी वो एंटाइटल्ड होगा कंपनसेशन के लिए. पर अगर उसको लॉस एक्ट ऑफ गॉड या उसके खुद के कंडक्ट की वजह से हुआ है तो वो एंटाइटल्ड नहीं होगा कंपनसेशन के लिए. दूसरा पॉइंट है इसमें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कैन बी ईदर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड का मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी रिटर्न में भी हो सकता है या हम कंडक्ट और एक्ट के थ्रू भी बना सकते हैं. तीसरा पॉइंट है हमारा कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी मस्ट फॉलो ऑल द एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स सेक्शन 10 में डिफाइंड है जो कि है फ्री कंसेंट, लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन एंड सो ऑन. तो जो भी एसेंशियल्स कॉन्ट्रैक्ट के लिए यूजफुल होते हैं वो चीज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के लिए भी चाहिए. अगर इनमें से कोई भी एसेंशियल फुलफिल नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी भी नहीं बन सकता है. इन एसेंशियल्स को हम एक एग्जांपल के थ्रू भी समझ सकते हैं. जैसे ए टेल्स बी टू बीट सी एंड प्रॉमिस दैट ही विल कंपनसेट फॉर द कॉन्सिक्वेंसेस. तो बी इस केस में जाके सी को मार के आ जाता है और उसको 5000 का फाइन भरना पड़ता है. तो इस केस में अगर हम एसेंशियल्स को देखें तो इसमें लॉस भी हुआ है बी को 5000 का. इसमें कॉन्ट्रैक्ट भी हुआ था इम्प्लाइड, पर जो एसेंशियल्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के वो फुलफिल नहीं हुए थे क्योंकि यहाँ पे जो कंसिडरेशन था, जो ऑब्जेक्ट था, कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट वो लॉफुल नहीं था. तो इस केस में अगर ऑब्जेक्ट लॉफुल नहीं था तो इसलिए बी एंटाइटल्ड नहीं होगा कंपनसेशन के लिए. अब हम आते हैं अपने चौथे पॉइंट के पे, राइट ऑफ इंडेमनिटी होल्डर. इंडेमनिटी होल्डर के पास 3 राइट्स होते हैं. रिकवरी ऑफ डैमेज, दूसरा है रिकवरी ऑफ कॉस्ट, तीसरा है रिकवरी ऑफ सम. पहले हम बात करते हैं रिकवरी ऑफ डैमेज की. रिकवरी ऑफ डैमेज वो होता है कि अगर मान लो इंडेमनिटी होल्डर ने कुछ भी डैमेज पे किए हैं कोर्ट में सूट के दौरान तो वो एंटाइटल्ड होता है वो सारे डैमेज क्लेम करने का इंडेमनिफायर से. अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट रिकवरी ऑफ कॉस्ट की. रिकवरी ऑफ कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जिसमें इंडेमनिटी होल्डर या तो खुद को डिफेंड करने के लिए या कुछ कोर्ट में केस फाइल करने के लिए जो भी सम पे करता है उसको रिकवर करने के लिए इंडेमनिटी होल्डर एंटाइटल्ड होता है इंडेमनिफायर से. हमारा तीसरा पॉइंट है रिकवरी ऑफ सम. रिकवरी ऑफ सम मतलब इंडेमनिटी होल्डर सेटलमेंट
या कुछ भी कॉम्प्रोमाइज करता है और उसके लिए कुछ अमाउंट पे करता है किसी दूसरे पर्सन को, तो वो उस अमाउंट को भी रिकवर करने के लिए एंटाइटल्ड होता है इंडेमनिफायर से। और ये तीनों राइट्स हमारे सेक्शन 125 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिए हुए हैं। तो आज की वीडियो में हमने 4 पॉइंट्स पढ़े। मीनिंग एंड डेफिनेशन जो कि सेक्शन 124 में डिफाइंड है, पार्टीज टू द इंडेमनिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तीसरा है असेंशियल्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जो कि 3 असेंशियल्स थे। पहला था लॉस सफर होना चाहिए प्रोमिसी को, दूसरा था कि जो इंडेमनिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सप्रेस और इम्प्लाइड होना चाहिए, तीसरा था कि सारे वो असेंशियल्स फॉलो करने चाहिए जो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं। फिर चौथा पॉइंट हमने डिस्कस किया सेक्शन 125 राइट ऑफ इंडेमनिटी होल्डर, जिसमें हमने 3 पॉइंट्स देखे, 3 राइट्स देखे। पहला था रिकवरी ऑफ डैमेज, दूसरा था रिकवरी ऑफ कॉस्ट, तीसरा था रिकवरी ऑफ सम। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।